तो दोस्तों यह है अंतिम पेपर पॉलिटिकल साइंस जेनरिक पेपर का। ठीक है, तो जेनरिक पेपर 2 सेमेस्टर 4 का अंतिम पेपर है। इससे पहले तीनों पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, और अगर आपको देखना है तो वीडियो पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सेमेस्टर 4 में आपको क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ना है। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसको हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। और सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में अभी एग्ज़ाम होना बाकी है जेनरिक इलेक्टिव पेपर का, सब में आपका सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच भी कर जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली। तो देखिए क्वेश्चन हमारा पहला है यहाँ पे कि 2 इंटू 8 दो मार्क्स के पहले 8 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हु रोड, एक बुक है, इस बुक को किसने लिखा है? पॉलिटिक्स एमंग नेशन। ठीक है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन यानी कि राष्ट्रों के बीच में जो है राजनीति, इसका हिंदी होना चाहिए राष्ट्रों के बीच में राजनीति। इस बुक को किसने लिखा है? दोस्तों इस किताब को लिखा है मॉर्गेनथॉ ने। ठीक है, H.J. मॉर्गेनथॉ ने इस बुक को लिखा है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है किस विचारक ने शक्ति संतुलन के 8 अर्थ बताए हैं? ठीक है, विच थिंकर गेव 8 मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो दोस्तों 8 गो अर्थ बताया है किस विचारक ने, और इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हॉस। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हॉस। नेक्स्ट देख लेते हैं सी नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया था कि किसने कहा कि सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत पुराना पड़ गया है? और इसका राइट आंसर तो मुझे नहीं मालूम है किसने बोला था। ठीक है, एक क्वेश्चन बस यही ऑब्जेक्टिव में है जो कि आंसर नहीं आता है मुझको। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन राज्य प्रणाली के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, यह किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों यह पामर और पार्किंस ने बोला था। आपको लग रहा होगा कि ये पामर पार्किंस दो का नाम है, नहीं, एक ही आदमी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल जो लॉ है इसका जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ग्रोसियस को कहा जाता है, ह्यूगो ग्रोसियस को इंटरनेशनल लॉ का जनक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र हित का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों, इसको कौन डिसाइड करता है? या तो उस देश का प्रधानमंत्री या फिर उस देश का राष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी एक, अगर केवल राष्ट्रपति थे तो उसको भी टिक लगा सकते हैं, अगर केवल प्रधानमंत्री थे तो उसको भी टिक लगा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटीबीटी। सीटीबीटी क्या है? ये सीटीबीटी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। यह एक गठबंधन है जिसके तहत इसके जितने भी दोस्त हैं, मतलब इस गठबंधन के तहत जितने भी देश शामिल हैं, इसमें 100 कितना देश शामिल है, 180 या 89 के आसपास है। ठीक है, तो जितने भी देश हैं वो सभी देश, उनमें से कोई भी देश जो है अपने देश पे परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। अब बोलिएगा भारत पे तो परमाणु परीक्षण होता है। हाँ होता है, क्योंकि भारत जो है सीटीबीटी का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो परमाणु जो शस्त्र प्रसार निषेध संधि है, यह कब हुआ था दोस्तों? यह 1968 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसीलिए भारत इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि हम लोग यार टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर इतना बड़ा कंट्री हमारा सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं है इसका सदस्य। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मॉर्गेनथॉ ने यथार्थवाद के कितने सिद्धांत दिए हुए हैं? ठीक है, तो 6 को सिद्धांत दिया। और एक चीज़ है, जब यहाँ पे भारत बोला कि हम शामिल होंगे, ठीक है, विथ वो कंडीशन, तो क्या कंडीशन है? विद अ कंडीशन दैट कि जितने भी देशों के पास परमाणु हथियार हैं वो सभी अपने परमाणु हथियार को नष्ट कर दें, तब हम संधि में शामिल हो जाएंगे। तो नहीं, अमेरिका वगैरह और जितना भी बड़ा बड़ा कंट्री है, चीन हो गया, चाइना हो गया, रसिया, नहीं, हम लोग अपना शस्त्र को बर्बाद नहीं करेंगे। जो बन गया सो बन गया है, हम लोग अपना देश में परमाणु रखेंगे, और लेकिन अब आगे किसी को होने नहीं देंगे। बाहर है चालू। ठीक है, तब भारत बोला नहीं, तब हमको नहीं बनना है इसका सदस्य। आप लोग अपना परमाणु रखिएगा और हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं ना, मतलब समझ रहे हैं ना? तो इसलिए भारत नहीं बना। उन लोग की राजनीति देख के भारत दूर है इससे। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मॉर्गनथॉ ने यथार्थवाद के कितने ये हो गए? 6
नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अब आपके यहाँ पे सभी 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे और इसका आंसर करना है लगभग आपको 300 से 400 शब्दों में, कितने, बिटवीन 300 टू 400 वर्ड्स। और हम लोग पेज में बोले तो 2 को खड़ा पन्ना में इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, कितना, 2 खड़े पन्ने में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दीजिए तथा इसके आयामों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड डिस्कस इट्स, ठीक है। क्या है, तो डिमेंशन। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स आप पढ़ते हैं, और हो सकता है आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हों तो आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिज आर्मनेंट्स, ठीक है। तो जो है निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर है कि डिफरेंटिएट बिटवीन डिज आर्मनेंट्स एंड आर्म्स कंट्रोल, ठीक है। यानी कि शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण में क्या अंतर है। देखिए निशस्त्रीकरण मतलब होता है एक तरह से अपने हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं रखना, मतलब अपने देश में कोई भी शस्त्र नहीं रखना। और शस्त्र नियंत्रण मतलब कि अपने देश में तो शस्त्र है लेकिन हम उसको कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है। अब इसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। राइट एन एसे ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी। सामूहिक सुरक्षा क्या है, तो बहुत सारे देश जब एक साथ मिलकर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं तो इसी को सामूहिक सुरक्षा बोलते हैं। इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा और इन सबको मैंने 12th क्लास में ही पढ़ लिया था। नेक्स्ट है हमारा, बाकी मैंने ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस से ही किया है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जानकारी है, ज़्यादा नहीं, मैं जानकार हूँ भाई, थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पावर एंड इज इट इम्पोर्टेंट फॉर वर्ल्ड पीस डिस्क्राइब, ठीक है। शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं, क्या विश्व शांति के लिए यह आवश्यक है। जी हाँ ज़रूर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। विश्व शांति के लिए शक्ति का संतुलन होना जरूरी है, नहीं तो विश्व के जो बड़े बड़े देश हैं वह छोटे छोटे देशों पे हावी हो जाएंगे। जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, और ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, ठीक है। भारत भी एक बड़ा देश है, भारत भी हो गया। तो ये छोटे देशों पे हावी ना हो सकें इसके लिए शक्ति का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण करें। इंग्लिश में है कि एग्जामिन द रोल ऑफ यूएनओ इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, ठीक है। तो यूएनओ का कहाँ तक हक बनता है विश्व को शांति रखने का। एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा हक इसी को बनता है, यूएनओ को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यह उतना कारगर साबित नहीं हो पाता है क्योंकि बड़े देश जो है इसकी बात नहीं मानते हैं। जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच जब वॉर हुआ तो जो है रसिया इसकी बात नहीं माना, ठीक है। जबकि यूएनओ बहुत बार इसको बोला, बहुत बार, ठीक है, बातें नहीं माना इसका। तो छोटे देशों पे ही केवल यह अपना बात चला पाता है यूएनओ, बड़े देशों पे इसका कंट्रोल नहीं बन पाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है आदर्शवाद एवं यथार्थवाद सिद्धांत की विवेचना करें, ठीक है। आज मुझे जमा ही बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, जल्दी से सो जाऊंगा ताकि कल रात देर से सोया था, ठीक है। एक ही चीज़ है कि जल्दी सोइएगा तो जल्दी उठिएगा, लेट सोइएगा तो लेट उठिएगा। इसलिए मेरा कहना है कि 10 बजे तक सो जाइए, 5 बजे उठ जाइए, ठीक है, बेस्ट टाइम है एकदम। 10 बजे सोइए, 5 बजे उठिए। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव स्थैर्य के उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें, ठीक है। तनाव स्थैर्य क्या है और इसके बारे में जानना है तो थोड़ा सा आपको शीत युद्ध का इतिहास जानना होगा, जो कि 1945 से लेकर के 1991 के बीच में चला था शीत युद्ध, ठीक है। जिस टाइम दुनिया जो है 3 खेमों में बट गई थी, पूरा का पूरा दुनिया 3 भागों में बट गया था। एगो पूर्वी भाग, एगो पश्चिमी भाग, ठीक है, एगो था अमेरिका के साइड में, एगो था रूस के साइड में, और एगो था इन दोनों से किसी का मतलब नहीं है, लड़ाई झगड़ा से, जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष, यानी कि वह किसी के निरपेक्ष में नहीं रहेगा, वह गुटों से अलग रहेगा। तो भारत किसके साइड में था, भारत दोस्तों ना तो अमेरिका के साइड में था, ना ही रूस के साइड में, भारत अलग था, गुट निरपेक्ष में था, ठीक है। जिसको कभी कभी नाम के नाम से भी जाना जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, नाम।
हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्र शक्ति के विभिन्न तत्वों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द वेरियस एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है और ये पूछे गए हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी से बचते हैं झारखंड के, ठीक है, जहाँ पे अभी एग्ज़ाम होना बाकी है जेनरिक पेपर का, जैसे BBMKU हो गया, NPU हो गया, ठीक है, SKMU और जहाँ भी है, रांची यूनिवर्सिटी में लगभग हो ही चुका है। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में बाकी हैं उन सभी के एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों इस जितने भी हैं इसका आंसर आपको नोट कर लेना है कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चन, और इसको आंसर आप गूगल से फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल से फाइंड आउट कर लीजिएगा और उसको अपने शब्दों में लिखने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपका इंटरनल है तो डायरेक्ट भी छाप सकते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा तो आप उसे लिखिएगा। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 80 नंबर एक्सटर्नल, 20 नंबर इंटरनल में, इसमें 32 लाना होगा, इसमें 8 लाना होगा। ठीक है, 32 8 40 नंबर, कुल मिला के 40% में आपका क्वालिफाइंग। ठीक है, थैंक यू, बाय।